प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी शोधमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक अलग विषय के साथ बात कर रहे हैं। आज का विषय है क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन। यह शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के बीए प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए है, जो माइनर सब्जेक्ट के रूप में क्रिटिकल थिंकिंग एंड राइटिंग एक सब्जेक्ट रखा गया है। तो इस पर हम बात करेंगे आज। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, समालोचनात्मक चिंतन क्या है, और समालोचनात्मक चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक, और साथ ही साथ क्रिटिकल थिंकिंग की आवश्यकता क्या है या किन क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता पड़ती है, और साथ ही साथ समालोचनात्मक चिंतन की अवधारणा। इन बिंदुओं पर बात करेंगे। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप लोग सभी जो है इस वीडियो को जरूर देखें और देखकर जो है अपने नोट्स भी बनाएं, ताकि परीक्षा में आपको कोई समस्या ना आए। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग अंग्रेजी का शब्द है और इसके लिए हिंदी अनुवाद जो है वह है समालोचनात्मक चिंतन, या आलोचनात्मक चिंतन भी हो सकता है। आलोचनात्मक चिंतन, तो इसमें दो शब्द हैं, एक है क्रिटिकल, एक है थिंकिंग। क्रिटिकल से आशय है आलोचनात्मक या समालोचनात्मक, और थिंकिंग से आशय है चिंतन। अब आलोचनात्मक जब हम बात करते हैं तो आलोचनात्मक शब्द या समालोचनात्मक शब्द से आशय है किसी विषय पर जो है, किसी भी विषय पर या किसी विषय के सभी पहलुओं को देखना, किसी विषय पर के सभी पहलुओं पर विचार करना। और चिंतन का मतलब होता है विचार करना या चिंतन करना या सोचना। जब हम किसी विषय वस्तु, किसी व्यक्ति या फिर किसी भी दृष्टि पर जब हम आलोचनात्मक चिंतन करते हैं या आलोचनात्मक रूप में विचार करते हैं, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है, समालोचनात्मक चिंतन कहलाता है। समालोचनात्मक चिंतन का शाब्दिक अर्थ होता है किसी विषय वस्तु पर आलोचना के साथ चिंतन करना, यानी कि सिर्फ एक पक्ष को न देखकर उसके संपूर्ण पक्षों को देखकर उस पर विचार करना, उस पर चिंतन करना। उदाहरण के तौर पर यदि हमें किसी विषय के बारे में विचार करना है, किसी विषय के बारे में हमें अपनी धारणा बनानी है कि ये अच्छा विषय है या खराब विषय है, तो उस पर जब हम आलोचनात्मक तौर पर या आलोचना के साथ उस पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो यही प्रक्रिया समालोचनात्मक चिंतन कहलाएगी। तो किसी विषय वस्तु के अर्थ, अवधारणा, पक्ष, विपक्ष, उसके गुण, अवगुण इत्यादि सभी पक्षों पर विचार करना ही समालोचनात्मक चिंतन कहलाता है या समालोचनात्मक चिंतन है। यानी कि जो भी विषय वस्तु है या जो भी विषय है, उसका अर्थ क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उसके पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, उसमें गुण क्या है, अवगुण क्या है, इन जो सभी पक्षों पर, सभी बातों पर हम विचार करेंगे और विचार करने के पश्चात उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। जब हम भी किसी निर्णय पर पहुंचेंगे तो ये समालोचनात्मक चिंतन कहलाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग कहलाएगा। विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर जानते हैं। रॉबर्ट एनिस है, रॉबर्ट एनिस के अनुसार समालोचनात्मक चिंतन क्या करना है या किस पर विश्वास करना है का कारण युक्त तथा प्रभावी चिंतन है। तो उन्होंने कहा है कि समालोचनात्मक चिंतन क्या है कि हमें कभी भी हमें क्या करना है, हमें निर्णय लेते समय किस चीज पर निर्णय लेना है, क्या करना है और किस पर विश्वास करना है का कारण युक्त प्रभावी चिंतन है। यह हमें तर्क भी देगा, हमें तर्क के साथ बताएगा कि आपको या आपके लिए यह सही है या मेरे लिए यह ठीक है, यह ठीक नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर ठीक है तो क्यों है, इस बात को बताएगा समालोचनात्मक चिंतन। आगे बात करते हैं। समालोचनात्मक चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को चिंतनशील, उचित फैसला लेने के लिए सूचना एकत्र करके
व्याख्या करके व मूल्यांकन करने के लिए, तर्क संगत चिंतन बनाने के लिए चुनौती देती है। तो आलोचनात्मक चिंतन के अंदर क्या होगा, ऐसी एक प्रक्रिया होगी जो प्रक्रिया जो है व्यक्ति को चिंतनशील बनाएगी, व्यक्ति को विचारशील बनाएगी, और साथ ही साथ कि उचित फैसला लेने के लिए जो है सूचनाओं को एकत्र करके, व्याख्या करके, मूल्यांकन करके तर्क संगत चिंतन बनाने के लिए चुनौती देती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से हम किसी भी विषय पर पहुंचने के लिए हमें जो है सूचनाएं एकत्र करके देगी। हमें, अगर हम चिंतन कर रहे होंगे, उसके साथ साथ मूल्यांकन करेगा कि ये ठीक है, ये नहीं है, और उसके साथ साथ हमें तर्कों के माध्यम से हमें चुनौती देगा कि आप इस पर टिके रहिए या आपके लिए ये ठीक है। तो एक और चीज, तथ्यों का वस्तुपरक विश्लेषण करते हुए कोई निर्णय लेना समालोचनात्मक चिंतन कहलाता है। तो हम अंत में कह सकते हैं कि तथ्यों का वस्तुपरक विश्लेषण करके हम किसी भी तथ्यों को, हम किसी भी वस्तु जो है, किसी पर विषय वस्तु पर तथ्यों के साथ जो है विश्लेषण करेंगे, और विश्लेषण करने के बाद जो निर्णय लेते हैं या निर्णय लिया जाता है, वही समालोचनात्मक चिंतन है, वही क्रिटिकल थिंकिंग है। ये तो रहा क्रिटिकल थिंकिंग की परिभाषा है या क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। अब हम बात करेंगे कि समालोचनात्मक चिंतन या क्रिटिकल थिंकिंग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी समालोचनात्मक चिंतन को कौन कौन सी बातें प्रभावित करती है, यानी कौन सी बातें उसे अच्छा बनाती हैं, कौन सी बातें उसे ठीक नहीं बनाती है, या कौन सी बातें ऐसी हैं जो समालोचनात्मक चिंतन के लिए अनिवार्य रूप से हमें ध्यान रखनी होंगी। जब भी हम समालोचनात्मक चिंतन कर रहे होंगे तो हमें इन बातों का ध्यान रखना अनिवार्य होगा, जिसमें सबसे पहला है रुचि। हम उसी विषय पर बेहतर चिंतन कर पाएंगे, उसी विषय पर बेहतर क्रिटिकल थिंकिंग होगी हमारी, या समालोचनात्मक चिंतन हम उसी विषय पर बेहतर कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे जिस विषय पर हमारी रुचि होगी। यानी कि समालोचनात्मक चिंतन के लिए हमारा रुचिपूर्ण विषय होना अनिवार्य है। अगर रुचिपूर्ण विषय नहीं होगा तो हमारा समालोचनात्मक चिंतन भी विश्वसनीय नहीं होगा। तो हमें जो है, जब भी हम क्रिटिकल थिंकिंग करें, समालोचनात्मक चिंतन करें, तो उसमें ऐसे विषयों को ही ले, ऐसे विषय वस्तु को ही ले जो रुचिपूर्ण हो। नंबर 2, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा से आशय है मोटिवेशन। हम जो है समालोचनात्मक चिंतन या क्रिटिकल थिंकिंग तभी बेहतर हो पाएगी, तभी विश्वसनीय हो पाएगी जब उसके लिए मोटिवेशन है। जैसा कि हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं इसे, कि मुझे जो है बीए करने के पश्चात किस विषय के माध्यम से एमए करूं। मेरे पास 2-3 विषय हैं, इनमें से कौन सा विषय अच्छा है, कौन सा विषय खराब है, या किस विषय से मुझे ज्यादा लाभ हो सकता है। इस बात पर अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, समालोचनात्मक चिंतन कर रहे होंगे, तो वहां पर हमारी अभिप्रेरणा होगी, मोटिवेशन होगा नौकरी। तो हम ये देखेंगे कि किस विषय पे नौकरी के चांस अधिक है, किस विषय में नौकरी के मौके अधिक मिलेंगे। तो इस बात पे जो है ये हमारे लिए लाभदायक होगा और हम बेहतर चिंतन भी कर पाएंगे। नंबर 3 है सतर्कता। जब भी आप किसी विषय पर समालोचनात्मक चिंतन करें तो आप सतर्क रहना अनिवार्य है। जब हम सतर्क नहीं रहेंगे तो हमारा चिंतन जो है बेहतर नहीं होगा। हमें बिल्कुल सतर्क रहना है, हमें चीजों को ध्यान में रखना है, तभी जाके हम समालोचनात्मक चिंतन कर पाएंगे। नंबर 3 है लचीलापन। हम जब भी ऐसी चीजों, ऐसी प्रक्रियाओं से गुजर रहे हों तो हमारा लचीलापन होना अनिवार्य है। अगर हम लचीलापन नहीं है, हमारी जो बुद्धि है या हमारा जो तरीका है, अगर हम एक ही बात पर टिके रहेंगे तो उन चीजों पे हम बेहतर निर्णय नहीं ले पाएंगे, बेहतर आलोचनात्मक चिंतन नहीं होगा। अगर आलोचनात्मक चिंतन नहीं होगा तो फिर बेहतर निर्णय हमारे नहीं होंगे। इसीलिए हमें लचीलापन होना बहुत जरूरी है हमें, कि हम जैसी जैसी चीजें देखेंगे वैसा ही हम उस पर चिंतन करेंगे, वैसा ही निर्णय लेंगे। अगर हम पहले से सोच के बैठ जाएंगे कि यह विषय तो ऐसा है, जैसा कि इसका एक उदाहरण दिखता है हमारे यहाँ, जो बच्चे हमारे यहाँ एमए हिंदी कर रहे हैं, तो मान लेगा उनने पहले से एक धारणा है उनके मन में
उन्होंने धारणा बना ली है कि एमए हिंदी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एमए हिंदी करना सरल होता है, हिंदी सरल विषय है, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमें लचीलापन होना चाहिए ताकि जो हमें दृष्टिगत हो रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है, उस पर हम टिके रहें, उस पर ही हम कार्य कर सकें। उसके बाद है बुद्धि का विस्तृत रूप। जब भी ये जो है हम क्रिटिकल थिंकिंग या समालोचनात्मक चिंतन करेंगे तो बुद्धि का विस्तृत रूप होना बहुत जरूरी है। अगर बुद्धि का रूप संकुचित होगा, हमारी बुद्धि संकुचित होगी, तो हमारा समालोचनात्मक चिंतन जो है प्रभावित हो जाएगा या बहुत अच्छा समालोचनात्मक चिंतन नहीं होगा। अगला है सुझावों की ग्रहणशीलता। जब भी हम किसी विषय पर समालोचनात्मक चिंतन कर रहे होंगे तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमें सुझाव मिल रहे हैं, बाह्य व्यक्तियों, बाह्य वातावरण के माध्यम से जो हमें सुझाव मिल रहे हैं, उन सुझावों को हमें ग्रहण करना होगा। अगर उनका हम ग्रहण करेंगे, हमें ग्रहण करने की शक्ति हमें ज्यादा होगी, तो हम बेहतर समालोचनात्मक चिंतन करेंगे और बेहतर निर्णय पर पहुंचेंगे। पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह एक ऐसा है जो समालोचनात्मक चिंतन को या हमारे निर्णयों को जो है बहुत अधिक प्रभावित करता है। हमें पूर्वाग्रही नहीं होना है। अगर हम किसी विषय पर पूर्वाग्रही होकर हम निर्णय लेंगे तो हमारा निर्णय जो है गलत साबित हो सकता है या हमारा चिंतन जो है गलत हो सकता है। तो हमें पूर्वाग्रह पूर्व से जो है धारणा नहीं बनानी है पहले से ही किसी विषय पर भी। हमें जो दिख रहा है, हमें जो लग रहा है, जो हमारे अध्ययन में जो हमें पाया जा रहा है, उस पर हमें विश्वास करना है, न कि पूर्व से ही। तत्परता। हम जिस भी विषय पर हम चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, उस विषय पर हमारी तत्परता होना जरूरी है। अगर हम ऊपरी तौर पर देखेंगे, उसे सरसरी नजर से देखेंगे, तो हमारा निर्णय इतना बेहतर नहीं होगा जितना कि हम तत्परता से उसमें काम करेंगे। तो हमें जो चीजें मिलेंगी वो सरसरी नजर से कभी भी नहीं मिल सकती है। और नंबर 9, जो प्रभावित सबसे अधिक प्रभावित करता है निर्णयों को भी, और निर्णय हो चाहे चाहे हमारा चिंतन हो, इस सब चीज को प्रभावित करने वाली चीज है संवेग, इमोशन। हमारे जब भी हम ऐसे कार्य कोई करें, जब भी हम निर्णय लें, तो हमारे इमोशन नहीं होने चाहिए, हमारे संवेग जो है जागृत नहीं होने चाहिए। अगर हमारे संवेग जागृत हो जाएंगे तो हम बेहतर निर्णय नहीं लेंगे, बेहतर चिंतन नहीं कर पाएंगे। तो संवेग को दूसरी तरफ रख के हमें जो है निर्णय या चिंतन करना होगा, तो तब हमारा जो है समालोचनात्मक चिंतन प्रभावी होगा। तो हमने बात की कि चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन के लिए कौन से ऐसे कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं समालोचनात्मक चिंतन की आवश्यकता। ये क्यों इस विषय को हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है, क्यों इस विषय को हमें पढ़ने के लिए जो है पढ़ना पड़ रहा है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसे पढ़ने से क्या महत्व है पढ़ने का, या इसके पढ़ने से क्या हमें आवश्यकता पड़ी हमें। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हमारी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो घट रही है, और हम कई बार जो है हम गलत मार्गों पर जो है चल रहे हैं। तो इस उद्देश्य से जो है शासन ने जो है इसको हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। और समालोचना जो है, जो ये चिंतन मानव जीवन के लिए आवश्यक है। अगर बिना चिंतन का मानव जीवन जो है सफल नहीं है। मानव जीवन में चिंतन का होना बहुत सफल है, चाहे वो दैनिक जीवन में हो, चाहे व्यावसायिक जीवन में हो, चाहे शैक्षणिक जीवन में हो। हर एक स्तर पर हमें चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। ये चिंतन की पद्धति या चिंतन की आदत को विकसित करने की आवश्यकता है हमें, इसीलिए जो है समालोचनात्मक चिंतन को रखा गया है। विभिन्न क्षेत्रों में समालोचनात्मक चिंतन की आवश्यकता को हम जो है निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। सबसे पहले समालोचनात्मक जो चिंतन है, इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है व्यक्तित्व के निर्माण में। जब हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण होता है हमारा, इस पे हमारे समालोचनात्मक चिंतन का बहुत प्रभाव पड़ता है। जब भी हम अपने दैनिक जीवन में या अपने जीवन में, अपने किसी भी जीवन में, अपने व्यवहार में जो भी चीजें करेंगी, अगर उनको हम चिंतन के साथ करेंगे, समालोचनात्मक चिंतन के साथ अपने व्यवहार में लाएंगे, या यूं कहें समालोचनात्मक चिंतन को अपने व्यवहार में उतार लेंगे, तो हमारे व्यक्तित्व का जो है निर्माण बहुत अच्छे तरीके से होगा, हमारा व्यक्तित्व निखर कर आएगा। और साथ ही साथ अगर हमारा व्यक्तित्व अच्छा है तो हमारा व्यक्तिगत विकास आगे बढ़ेगा, हमारे व्यक्तिगत विकास को जो है प्रभावित करेगा हमारा समालोचनात्मक चिंतन। अगर हम समालोचनात्मक चिंतन को बेहतर अपने जीवन में उतार रहे हैं तो हमारा व्यक्तिगत विकास होगा, व्यक्तित्व का विकास भी
होगा। नंबर 2, समालोचनात्मक चिंतन क्षमता के विकास में सहायक है। ये हम में जो है अनेकों क्षमताओं का विकास करता है। चाहे वो निर्णय लेने की क्षमता हो, चाहे वो चिंतन करने की क्षमता हो, चाहे किसी को सुझाव देने की क्षमता हो, अलग-अलग क्षमताओं का जो है विकास करती है अगर हम समालोचनात्मक चिंतन कर रहे हैं। तो अगर हमें किसी विषय पर चिंतन मनन करना आता है, हमें निर्णय लेना आता है, तो हम में क्षमताओं का विकास होगा इसके माध्यम से। नंबर 3, उच्च स्तरीय निर्णय लेने की क्षमता। जैसे कि हमने कहा कि क्षमताओं का विकास, तो जब भी हम चिंतन करने की आदत बनाएँगे, जब भी हम समालोचनात्मक चिंतन करने की आदत बनाएँगे, जब हम निष्पक्ष होकर चिंतन करने की आदत बनाएँगे, तो हम में उच्च स्तरीय निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। हम बड़े से बड़े स्तर का निर्णय आसानी से ले पाएँगे। अगर हम चिंतन नहीं करेंगे, तो हमारे निर्णय जो है इतने बेहतर नहीं साबित हो सकते हैं। नंबर 4, समस्या समाधान की क्षमता का विकास। क्योंकि जीवन में आप देखते हैं, चाहे वो दैनिक जीवन, हमारा व्यावहारिक जीवन हो, हमारा व्यावसायिक जीवन हो, चाहे शैक्षिक जीवन हो, हर एक जीवन में समस्याएँ आती रहती हैं। समस्याओं का आना लाज़मी है, समस्याएँ आती रहेंगी। उन समस्याओं के समाधान के लिए हमें समालोचनात्मक चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। आपके समक्ष जो है, जो भी समस्या आएगी, उस समस्या के बारे में आलोचनात्मक चिंतन करना, आलोचनात्मक विचार करना अनिवार्य होता है, तभी आप जो है बेहतर उन समस्याओं से बाहर निकल पाएँगे। मान लिया जाए जीवन में कोई ऐसी समस्या आ गई कि आपको अब ऐसा करें कि ऐसा करें, जब आप दुविधा में पड़ जाएँ, तो उस समय आपका साथ देने वाला होगा समालोचनात्मक चिंतन। आप बेहतर उस पे अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, उस पे सोचेंगे, विचारेंगे, उसके बाद निर्णय लेने की ये मेरे लिए ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है आपका कार्य करेगा। उसके बाद वैज्ञानिक चिंतन तथा तार्किक चिंतन के विकास में सहायक। तो हम में ये वैज्ञानिक चिंतन का विकास करेगा। हम जब भी किसी विषय पर सोचेंगे तो वैज्ञानिक तरीके से सोचेंगे और तर्क के माध्यम से सोचेंगे, और हमारी आदतों में जो है ये तर्क करने की शक्ति को बढ़ाएगा। तर्क चिंतन करने का बढ़ाएगा। हम जो भी हमें कुछ कहा जाएगा, तो उस पर हम तर्क माँगेंगे, भाई तर्क बताओ कि ये क्यों सही है, ये क्यों गलत है? तो हमें कोई भी व्यक्ति बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, कोई व्यक्ति भी हम पे जो है बातों को थोप नहीं पाएगा, हम क्योंकि तर्क करना सीख चुके होंगे। नंबर 6, छात्रों में विवेचन, मूल्यांकन इत्यादि कौशल का विकास करना। जो छात्र जीवन के कौशल हैं, विवेचना करना, मूल्यांकन करना या विश्लेषण करना, इन सारे कौशलों का विकास जो है छात्रों में होगा इसके माध्यम से, समालोचनात्मक चिंतन के माध्यम से। तो समालोचनात्मक चिंतन हमारे व्यावहारिक जीवन, शैक्षिक जीवन और व्यावसायिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिस भी स्टेज पे होंगे, जिस भी स्तर पे होंगे, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कल आप एक नागरिक बनेंगे, बेहतर नागरिक बनेंगे, बेहतर व्यवसायी बनेंगे, तो आपको हर एक जगह पर जो है इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, इसीलिए आपके लिए महत्वपूर्ण विषय है। अब बात करते हैं हम समालोचनात्मक चिंतन की अवधारणा। क्या अवधारणा है? समालोचनात्मक चिंतन जो है, विचार हमारे दिमाग का खेल है। हमारे दिमाग में लगातार विचार आते रहते हैं। समस्या का एक नया समाधान खोजने के लिए या खुशहाल जीवन जीने का तरीका खोजने के लिए हमें अपने दिमाग को गतिमान रखने की आवश्यकता होती है। हम लगातार अपना दिमाग हम चलाते रहते हैं, चलाने की आवश्यकता होती है कि इन समस्याओं से कैसे बाहर निकलें और अपना जीवन को खुशहाल कैसे करें। और लगातार हम लगातार जीवन भर सोचते भी रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। अ, अब क्या है, समालोचनात्मक जो चिंतन है, ये यही प्रक्रिया है, यही सोचने की प्रक्रिया, यही जीवन को खुशहाल बनाने की प्रक्रिया, यही जीवन में आने वाली समस्याओं का हल करने की प्रक्रिया जो है, समालोचनात्मक चिंतन है। समालोचनात्मक चिंतन एक कला है, एक विज्ञान के रूप में हम देख सकते हैं। एक कला के रूप में देख सकते हैं चिंतन को, और विज्ञान के रूप में भी देख सकते हैं। कला के रूप में कैसे? क्योंकि जिस व्यक्ति में आलोचनात्मक, समालोचनात्मक चिंतन करने की क्षमता जितनी अधिक होगी, जो जितने बेहतर तरीके से इस चीज़ को कर पाएगा, वह उतना ही अधिक जो है सफल होगा। वो जीवन में या चाहे निर्णयों में उतना ही सफल होगा, जो जितने कलात्मक तरीके से समालोचनात्मक चिंतन कर पाएगा। तो हमें कलात्मक तरीके से जो है, इसको हमें सोचना है, इसको समझना है, तो एक कला है। और दूसरा जो है, हमें तार्किक रूप से या हमें वैज्ञानिक रूप से हम
समालोचनात्मक चिंतन करते हैं या समालोचनात्मक चिंतन को हम लगातार वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, तथ्यों के माध्यम से करते हैं, विश्लेषण के माध्यम से करते हैं, तो ये एक विज्ञान है। समालोचनात्मक चिंतन विज्ञान भी है और समालोचनात्मक चिंतन कला भी है। हम दोनों पे ही हमें कलात्मक रूप से भी करना है इसे और वैज्ञानिक रूप से भी करना है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि समालोचनात्मक चिंतन विज्ञान एवं कला दोनों ही है। आज के कक्षा में हमने जाना कि समालोचनात्मक चिंतन अर्थात क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रभावित करने वाले कारण कौन से हैं और क्रिटिकल थिंकिंग समालोचनात्मक चिंतन की आवश्यकता किन क्षेत्रों में है और साथ ही साथ इसकी अवधारणा क्या है। तो मुझे आशा है कि आपको यह कक्षा बहुत ज्ञानप्रद रही होगी आपके लिए। आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।